आज हम सीबीटी यूजी 2027 सोशियोलॉजी का सिलेबस डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको सोशियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी एंड साथ ही साथ सोशियोलॉजी का सिलेबस डिटेल में समझ आ जाएगा। कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सिलेबस के अंदर से एंड सिलेबस के बाहर से, सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी यूजी का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, वो दो पार्ट में दिया हुआ है। पहला पार्ट है आपका इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे सारे चैप्टर्स इंडियन सोसाइटी से हैं एंड सेकंड पार्ट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना आपको देखे कि ये तो मैम क्लास 12th का सिलेबस लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्लास 12th का सिलेबस है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, बट बेस आपका क्लास 12th ही रहेगा, क्योंकि क्लास 12th में भी आपके पास यही दो बुक्स थी, इंडियन सोसाइटी एंड चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपसे मोस्टली चीजें पूछी जाती हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंडियन सोसाइटी की तरफ। इंडियन सोसाइटी में आपके पास यहाँ पे 4 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, 4 चैप्टर्स, ठीक है। फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे पूरा आप डेमोग्राफी पढ़ते हैं, सेक्स रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज बर्थ रेट, व्हाट इज डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हैं। सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है, जो आप क्लास 12th में इंडियन सोसाइटी की बुक में चैप्टर 1 में पढ़ते थे वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी आपको कवर करने हैं। फिर आपको रूरल अर्बन लिंकेजेस पढ़ने हैं। रूरल सोसाइटी क्या होती है, अर्बन सोसाइटी क्या होती है, किस तरह से गांव और शहर आपस में कनेक्टेड है, रर्बनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देन सेकंड चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप 3-4 सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए फैमिली एंड किनशिप, जितनी भी तरह की फैमिली है वो आपको पढ़नी है, लाइक जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, स्टेम फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली। किनशिप में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ किनशिप, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, उसके अलावा कॉन्जेंग्विश किनशिप, अफाइनल किनशिप, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। लाइक कॉन्जेंग्विश कौन होते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, और अफाइनल होते हैं जो आपके मैरिज से रिलेटेड होते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स मैरिज से रिलेटेड है तो वो अफाइनल किन में आते हैं। कास्ट सिस्टम पूरा आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। क्लास 12th में हम कास्ट सिस्टम बस यही पढ़ते हैं, कास्ट क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, लेकिन सीयूईटी यूजी में आपको कास्ट को बेसिक से पढ़ना होता है। कास्ट वर्ड कहाँ से आया है, कास्ट वर्ड जैसे कास्टा से आया है, ठीक है, जो कि एक पोर्टुगीज वर्ड है। कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, कास्ट रिलेटेड थ्योरीज क्या है, जीएस घुरे क्या कहते हैं कास्ट के बारे में, एमएन श्रीनिवास क्या कहते हैं, अलग अलग थिंकर्स की बुक्स भी यहाँ पे पूछी जाती है मैचिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। आपको लगेगा देखने से कि क्लास 12th का सिलेबस है, बट दिस इज नॉट सेम टू सेम एज क्लास 12th का सिलेबस। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ट्राइबल सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्राइब शब्द कहाँ से आया है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ट्राइबल सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं। देन डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डिबेट है हमेशा चलती रहती है। फिर ट्राइब्स का व्यू, जैसे जीएस घुरे ने क्या व्यू दिया है, जीएस घुरे कहते हैं ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, वहीं पे एल्विन वेरियर है वो क्या व्यू देते हैं, वो आइसोलेशनिस्ट व्यू देते हैं। देन आप देखेंगे ये दोनों आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, किस तरह से मार्केट भी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। हमें क्या लगता है मार्केट बस यही है कि सामान खरीदने गए, सामान खरीद दिया और बेचने वाले ने सामान बेच दिया, बट मार्केट इससे ज्यादा बढ़कर है। मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देन यूनिट 3 है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, किस तरह से हमारे समाज में इनइक्वालिटी है एंड किस तरह से इनइक्वालिटी जब सीवियर फॉर्म में पहुंच जाती है तो सोसाइटी के एक पार्ट को जिनके साथ इनइक्वालिटी की जा रही है उनको एक्सक्लूड ही कर दिया जाता है। यहाँ पे वही कास्ट को पढ़ेंगे आप, कास्ट प्रेजुडिस क्या होते हैं, कि हम शेड्यूल कास्ट को हम क्या मानते हैं कि यार ये लोग तो कैपेबल ही नहीं है, दिस इज प्रेजुडिस, हमने पहले से ही विचारधारा बना ली है अपने दिमाग में। देन शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। शेड्यूल कास्ट जो शब्द पहली बार कब यूज हुआ था और शेड्यूल कास्ट को क्या क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लाइक दलित कहते हैं, दलित शब्द कहाँ से आया। ऐसे ही बैकवर्ड क्लास क्या होती है, बैकवर्ड क्लास ओबीसीज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ओबीसी से रिलेटेड जितने भी कमीशन है जैसे काका कालेकर है, ठीक है, मंडल कमीशन है, वो सब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, सब बता रही हूँ, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, किस तरह से डेवलपमेंट होने की वजह से ट्राइब्स को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और ट्राइब्स को एकदम मार्जिनलाइज ही कर दिया जाता है। वुमेन की इक्वेलिटी के लिए तो यहाँ पे आप वुमेन सोशल रिफॉर्मर पढ़ेंगे,
ठीक है, वुमेन सोशल रिफॉर्मर प्लस उनकी बुक्स, जैसे ताराबाई शिंदे की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, सावित्रीबाई फुले की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये सारी जो लिस्ट है आपको कवर करनी होती है। स्ट्रगल फॉर वुमेन इक्वालिटी, कि वुमेन ने स्टार्टिंग किससे की थी, वोटिंग राइट से की थी, फिर वोटिंग राइट्स उनको मिले जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तब क्या कहते हैं सारी वुमेन को वोटिंग राइट मिले थे। उससे पहले जब हमारा देश कॉलोनी हुआ करता था तो सारी वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो यहाँ पे आपको सारी माइनॉरिटी पढ़नी होती है, क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है कि सबसे ऊपर हिंदू है, देन मुस्लिम है, देन सिख है, ये वाली क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है। केयरिंग ऑफ डिफरेंट एबल्ड, डिफरेंट जो एबल्ड लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, तो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की किस तरह से केयर की जानी चाहिए सोसाइटी में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे सोसाइटी में वुमेन को एक्सक्लूड किया हुआ है, शेड्यूल कास्ट को एक्सक्लूड किया हुआ है, और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। फिर चैप्टर 4 पढ़ते हैं यहाँ पे, चैलेंजेस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है, विविधताएं हमको देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश यूनिटी में रहता है, एकता में रहता है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है हमारे देश में, ठीक है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि रिलीजन के बेसिस पर दो ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। जब रिलीजियस जो आइडेंटिटी होती है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसी कम्युनलिज्म से बचने के लिए हमने सेक्युलरिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। रीजनलिज्म क्या होता है, अपने अपने रीजन से रिलेटेड लोग बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे राजस्थान के लोग राजस्थान से जुड़ा हुआ फील करते हैं, दिल्ली के लोग दिल्ली से जुड़ा हुआ फील करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट, अच्छा रीजनलिज्म के बेसिस पे स्टेट कौन कौन से बने थे, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट कौन से बने थे, डेवलपमेंट के बेसिस पर स्टेट कौन से बने थे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टेट का रोल क्या है प्लूरल सोसाइटी बनाने में, हमारी सोसाइटी है, प्लूरल का मतलब होता है अलग अलग तरह के लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं, अलग कल्चर है, अलग कास्ट है, अलग वैल्यूज हैं, एंड हम क्या क्या चीजें हैं जो शेयर करते हैं। ये हमारी इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट एंड हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। चेंज एंड डेवलपमेंट इंडिया का जो पहला यूनिट है उसका नाम है प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोलोनियलिज्म, सबसे पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंदर में था, कॉलोनी हुआ करता था। क्या होता है कोलोनियलिज्म, किस तरह से कोलोनियलिज्म का यूज करके एक देश को एकदम इकोनॉमिकली ड्रेन कर दिया जाता है, पॉलिटिकल पावर उनकी खत्म कर दी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आया था, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग गांव से शहर शिफ्ट होने लगे थे, इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन में आप देखेंगे हम पुश एंड पुल फैक्टर्स पढ़ते हैं, और थ्योरीज भी पढ़ते हैं यहाँ पे माइग्रेशन की, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन एंड माइग्रेशन थ्योरीज। देन प्रोसेसेस ऑफ कल्चरल चेंज, हमारे देश में भाई कल्चर में मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी हमें देखने के लिए मिलती है। वेस्ट के कल्चर से हम थोड़े बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, वेस्टर्न चीजों को हम ज्यादा फॉलो करते हैं। संस्कृताइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के कल्चर को इमिटेट करने लगते हैं, उसकी नकल करने लगते हैं, जिससे वो अपर कास्ट के स्टेटस को पा सके। सेक्युलराइजेशन में आप यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को पढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जो सोसाइटी में एविल्स को हटाने के लिए, सोशल एविल्स को हटाने के लिए किए जाते हैं। जैसे सती प्रथा से रिलेटेड जो मूवमेंट हुआ था, राजा राम मोहन लेके आए थे कि बैन था विडो की रीमैरिज पर, जो विधवा औरतें हुआ करती थी वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती, उसको हटाया गया। वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म आए थे। तो सोशल रिफॉर्म होते हैं समाज में जो गलत चीजें होती हैं, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको हटाने की बात करते हैं और सोसाइटी को सुधारने की बात करते हैं। यूनिट 2 है सोशल चेंज इन पॉलिटी, किस तरह से पॉलिटी में चेंज आने से हमारे देश में बदलाव आया। सबसे पहले तो भाई हम लोगों ने अपना खुद का ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप एक ऐसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी को, जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको प्रेशराइज करता है कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिटिक्स होती है जहां पे सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो, हर किसी के पास वोटिंग राइट हो और हर किसी की बात सुनी जाए। पंचायती राज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था।
ठीक है। पंचायती राज में आप जो 3 लेवल की गवर्नमेंट है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी कमिटीज हैं पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। पंचायती राज में जो तीनों जो लेवल होते हैं उनके हेड को क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से किस तरह से हमारे इंडिया में हमें चेंज देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले इकोनॉमिक चेंज तो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, पता है आपको। देश के आजाद होने से पहले देश के आजाद होने के बाद यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स होते हैं कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है उनसे जमीन ले ली और जिनके पास नहीं है उनको वो लैंड गवर्नमेंट ने दे दी। रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंड का जिससे कि इक्वालिटी आ सके। 1960s के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है वो MS स्वामीनाथन है इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था, वो इसलिए आया था कि हमारे देश में ना फूड क्रॉप्स की कमी बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप्स पर ज्यादा फोकस किया था। अब फूड क्रॉप्स की कमी हो गई तो देश में खाने की कमी हो गई, अब हमारे पास फूड क्रॉप्स कम है। तो हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आए कि इंडिया फूड क्रॉप्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हमें किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेजेस हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए, एग्रेरियन सोसाइटी क्या थी, ठीक है, किस तरह से एग्रेरियन सोसाइटी में चेंज हमें देखने के लिए मिला। फ्रॉम प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अर्बनाइजेशन, यानी कि हमारे देश के आजाद होने के बाद हमारे जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने काफी अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बताया था और गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्लान तरीके से फॉलो किया था। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर दो जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाए, ये बात नहीं थी। लिबरलाइजेशन पॉलिसी, LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। देन चेंजेस इन द कास्ट, चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर, यानी कि क्लास स्ट्रक्चर में किस किस तरह से बदलाव आए थे। न्यू मिडिल क्लास यहाँ पे निकल के आते हैं। न्यू एरेनाज ऑफ सोशल चेंज में मीडिया एंड सोशल चेंज हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है जो मीडिया के चैनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ZTV हो गया, ठीक है, बहुत सारे चैनल है, न्यूज चैनल, सबकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। इंग्लिश चैनल कौन से हैं, हिंदी चैनल कौन से हैं, रेडियो के बारे में पूछ लिया जाता है, रीजनल न्यूज़पेपर के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये चीजें ऐसी है जो आपको ऐसा लगेगा ये देखने से कि मैम सिलेबस में है ही नहीं, बट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, किस तरह से मीडिया के आने से, ग्लोबलाइजेशन आने से समाज में बदलाव देखने के लिए मिला है। यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, ये सब आप यहाँ पे कवर करते हैं। लास्ट चैप्टर है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट। यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। देखिए क्लास बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं, जिसमें वर्कर्स, पीजेंट, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, ठीक है, दलित मूवमेंट, बैकवर्ड कास्ट ने मूवमेंट छेड़ दिया था, ठीक है। फिर काउंटर मूवमेंट हुआ था, अपर कास्ट ने बोला कि भाई नहीं, रिजर्वेशन मत दीजिए इन लोगों को। देन वुमेन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, देश आजाद होने के बाद भी वुमेन ने अपने राइट के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी। ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइब्स ने भी बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट, जो न्यू सोशल मूवमेंट है, जैसे चिपको मूवमेंट है, ठीक है, साइलेंट वैली मूवमेंट है, ये सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। एग्जाम में बात करें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, जैसे कि कोई कमेटी है, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। मैचिंग क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, पर मैचिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक हम लगा सकते हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन टेक्निक तभी लगा सकते हैं जब आपको 1-2 ऑप्शंस आते हो, और फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न ये रहता है 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन होते हैं जो MCQ होते हैं, 10 MCQ ही होते हैं लेकिन पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को तो फिर भी आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चंस में से कैसे 35 प्लस सॉल्व किए जाएं उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ाई करनी ही होगी। एंड ट्रस्ट मी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठा के देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैम क्या आउट ऑफ द बॉक्स सारी चीजें पूछी गई हैं। बट यही इसलिए मैं बोलती हूँ सिलेबस पे आपको स्टिक रहना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना वो बाइबल है हमारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, पता लगाइए कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, एंड देन अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप
CUET UG 2027 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, देखो एग्जाम क्लियर करना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमें रैंक लेकर आनी है, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लेकर आ गए हैं सारी सब्जेक्ट्स का महापैक। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ पर आप जाएंगे, आपको ऑल कोर्सेज में जाकर अपना जो डोमेन है उसको सेलेक्ट करना है, और हमारा डोमेन है UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर CUET का महापैक और यहाँ पर कॉमर्स डोमेन, साइंस, आर्ट्स डोमेन में आप जाएंगे और कोड लगाएंगे KK10, ठीक है, ये कोड आप लगाएंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, प्लस मेरी मेंटोरशिप तो आपके पास है ही हमेशा, ठीक है। कोड लगाना है आपको KK10, KK10, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो प्राइस हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। 14,382 का आपका कोर्स है, पूरे साल की मेंटोरशिप यहाँ पे आपको मिलेगी, आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट है वो आपके महापैक में इंक्लूड हो जाएंगे। तो देरी मत करिए, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 12th और CUET UG एक साथ कवर करो, जिससे CUET UG के थ्रू 12th में भी बहुत अच्छा कर लो और UG में तो अच्छा हो ही जाएगा।